जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें इस घटना चक्र में यूपीएससी का पीटी और जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र का पीटी हो रहा है, स्टेट पीसीएस हो रहा है, उसका क्वेश्चन है। अगर आप भी किसी एग्जाम में एग्जाम देंगे और उसमें हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं तो इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका पकड़ अच्छा बनेगा। तो चलिए पहले नोट्स देखेंगे, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन देख लेंगे। तो नोट्स में है 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख नाजिम मौलवी मोइनुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में बंगाली व्याकरण, एक ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 ईस्वी में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का व्यवस्था की गई थी। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम.ई. सेडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, जिसमें एक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय
कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कैवेंडिश बेंटिक ने 1828 से 1835 ईस्वी के शासन काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। डीके कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में बीके चिपलूणकर, वीजी तिलक, गोपाल गणेश अगरकर एवं एमबी नामजोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर टफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 ईस्वी तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, दी इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। अब हम प्रश्न देख लेते हैं एक एक। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो यह है कलकत्ता में। 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? यह है सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोग सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य,
का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह है जोनाथन डंकन। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ए नंबर क्वेश्चन ये और दोनों सही है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल ब्रेसी हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग के प्रश्न और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वारेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता का स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित कथन की दोनों बातें का कारण होना पृष्ठ करता है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन कारण दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो यह है चार्ल्स विल्किंस। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? यह है माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। 1829 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो यह है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो यह है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर के 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये है 1 और 2। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, हाँ सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, नहीं, ये सभी वाला गलत है। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था।
इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने यह पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश इसमें की गई। 11 नंबर क्वेश्चन है, वुड के 1854 के पेटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, हाँ। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो हाँ। शिक्षा के विकास का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा की एक बृहद योजना तैयार की, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही इसमें देसी भाषा के विकास पर भी जोर दिया गया। इस डिस्पैच में महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? यह है शिक्षा से। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यह है शिक्षा वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी। 14 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो यह है प्राथमिक शिक्षा को 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? यह है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो यह है अगस्त 1906 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 ईस्वी में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। सेडलर आयोग पूरा नाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सेडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इसे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय
नहीं हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? यह है 1917 ईस्वी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? यह है लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? यह है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो ये है 2 फरवरी 1835 ईस्वी। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर के छिड़े पाठ्य पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के एक विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और उनसे 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की शिक्षा संबंधी धारा की व्याख्या करने को कहा। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया, जिसे मैकाले मिनट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृत की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण मैकाले मिनट को तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया तथा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यह है 1813 का चार्टर एक्ट। 2 नंबर में है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। 3 नंबर है पार्श्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसके जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक ने 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिंस्टन
जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ये है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुंडो एवं एलिफिस्टन ने किया था, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1857 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? यह है डी.के. कर्वे की। डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? यह बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलूनकर, बी.जी. तिलक, ए.एम.बी. नामजोशी और गोपाल गणेश अगरकर प्रमुख थे। जस्टिस राणा डे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? यह 1875 ईस्वी में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मदरसातुल उलम के नाम पर की थी। 1877 ईस्वी में उन्होंने इसका नाम बदलकर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। आगे चलकर 1920 ईस्वी में इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। चूंकि मदरसातुल उलम 1877 ईस्वी में इसका नामकरण मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, इसलिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना वर्ष भी 1875 ईस्वी ही माना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? यह राजा राम मोहन राय। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह है कलकत्ता। 34 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? यह था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रोत्साहित देना। अलीगढ़ आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदायों में पश्चिमी शिक्षा शैली को बढ़ावा देना था। इसके आंदोलनकारियों का मानना था कि मुस्लिम समुदाय का सामाजिक जीवन पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और शैली को अपनाकर बेहतर किया जा सकता है।
35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कॉलेज और इसका स्थापना है, तो यहाँ देख लीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज का संस्थापक जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी। कलकत्ता मदरसा के स्थापना वारेन हेस्टिंग 1780 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड कॉली वेलेजली 1800 ईस्वी। आर्थर वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली रिचर्ड कॉली वेलेजली का छोटा भाई और ब्रिटिश सैन्य नेता था, जिसने नेपोलियन के विरुद्ध प्रसिद्ध वाटरलू के युद्ध में भाग लिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 37 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? तो ये है बी केवल 2। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय को धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? यह है मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। 40 नंबर क्वेश्चन है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू स्कूल पूर्व नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 7 जुलाई 1898 को बनारस वर्तमान नाम वाराणसी में की गई। यही संस्थान आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विकास का केंद्र बना। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना हुई, तो वर्ष 1917 में से नवगठित विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में समय में यह संस्थान सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU के एक घटक संस्थान के रूप में कार्य करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया? तो यह है हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय को जाता है। इसका महामना इसका टाइटल है। अब आगे हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अगर आप भी बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें सब PCS का क्वेश्चन रहता है और यूपी PCS यूपी का एग्जाम कराता है, और यूपी का जो भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन अपने आप में लेवल का होता है, जो बिहार में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वहां से उठा करके। खास करके BPSC हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, GS आधारित जो भी आपका वनडे एग्जाम है, घटना चक्र का सीरीज से सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और अगर घटना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता, अगर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंतर्गत इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इसीलिए अगर आपका समय इसमें आपका समय भी बचेगा और जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप बने रहिए। पूरा इसका सीरीज अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।